नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। आप देख रहे हैं संसद टीवी। कोविड-19 के मौजूदा स्थिति से जुड़े तमाम जो जानकारी है, जो अपडेट है, जो लेटेस्ट स्टडी आ रही है, उसको लेकर चर्चा करते हैं हम अपने इस खास सेगमेंट में, कोरोना अपडेट में, जिसमें हम आपको बताएंगे कोरोना को लेकर देश दुनिया की ताज़ा स्थिति क्या है, क्या परिस्थितियां हैं। साथ ही अपने विशेषज्ञ मेहमानों से समझेंगे कि वर्तमान हालातों में कोरोना के नए वेरिएंट से आप अपना, अपने परिवार और अस्पताल में भर्ती मरीजों का बचाव कैसे कर सकते हैं, कैसे सतर्क रह सकते हैं, स्वस्थ कैसे रह सकते हैं। तमाम अपडेट पर करेंगे बातचीत। तो और दो बेहद खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। आपसे उनका सबसे पहले परिचय करवा दूं। डॉक्टर BL शेरवाल हैं, आप फॉर्मर डायरेक्टर हैं राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी में। और इसके साथ ही डॉक्टर DK गुप्ता हैं, आप चेयरमैन हैं फेलिक्स हॉस्पिटल नोएडा। आप दोनों का बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत करें, हम आगे बढ़ें उससे पहले हम बता दें अपने दर्शकों को कि जो वर्तमान स्थिति है, हालांकि एक पॉजिटिव साइन ये है कि जिस तेजी से पिछले दिनों जो संक्रमण की रफ्तार है वो बढ़ रही थी, उसमें थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा उसमें गिरावट जो है वो परसेंटेज में दर्ज की गई है। खासकर दिल्ली की बात करें, जहाँ पे 15 से 20,000 22,000 पर डे जो है संक्रमण की रफ्तार थी, वो अब घटी है। कल के जो आंकड़े थे उसमें 12,000 जो नए संक्रमण हैं वो पाए गए। तो ये एक पॉजिटिव साइन हो सकता है। अपने गेस्ट का रुख करेंगे। और डॉक्टर BL शेरवाल, सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे है कि जो ट्रेंड इस वक्त मौजूदा स्थिति में दिखाई दे रहे हैं वो किस ओर इशारा कर रहे हैं? क्योंकि हम ये मान रहे थे कि तीसरी लहर का जो पीक है वो क्या आ चुका है, और क्या अब ये धीरे धीरे ढलान की ओर संकेत दे रहा है? देखिए, जो अभी तक डाटा है, आप सबको मालूम है 13 तारीख को दिल्ली में 28,800 केसेस आए थे। जी। तो मुझे लगता है कि वो एक तरह से दिल्ली के लिए पीक होना चाहिए, क्योंकि परसिस्टेंटली उसके बाद नंबर ऑफ केसेस जो है, अगर हम देखते हैं ट्रेंड, वो डाउनवर्ड ट्रेंड है। और वो एक दिन का नहीं है, पूरे 4 दिन का अगर ट्रेंड हम देखते हैं तो वो 28,000 से कल 12,000 है। हालांकि 12,000 की अगर हम बात करते हैं तो संडे का थोड़ा सा वो इफेक्ट रहता है उसके अंदर, जो एक्चुअली में आज मंडे है, मंडे को जो टेस्टिंग की रिजल्ट आएंगे उसके कारण और पुख्ता हो जाएंगे। तो मेरा ये मानना है कि दिल्ली में अभी तक जितने केसेस आए हैं उसके कारण जो लगता है, जो ट्रेंड है वो पीक हो जाना चाहिए। हालांकि पहले ये कहा जा रहा था कि इसका पीक जो है कोई जनवरी में 23 या 24 5 के आसपास होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो प्रेडिक्शंस की जाती हैं उसके हिसाब से जो है जी। वो पीक हो। हम्म। मुझे लगता है कि दिल्ली के अंदर जितनी रिस्ट्रिक्शंस और प्रिकॉशंस ली गई हैं वो कहीं ना कहीं एक तरह से हमारे दिल्ली में कारगर रही हैं। और वो इस मुकाम पे है जो पीक हमने पहले लास्ट मार्च में देखा था, अप्रैल में 20-21 अप्रैल को जो था वही लगभग केसेस इस बार हमने देखे हैं। जी। और अगर इसी तरह से हम लोग जो है आम जनता और सरकार मिलकर इसका सामना करेंगे, मुझे लगता है कि ये हम जो है पीक से गुजर चुके हैं। और ऐसे ही दूसरे राज्यों में भी जहां जहां पर लगता है जी। नंबर ऑफ केसेस जो है वो स्टेबलाइज होने जा रहे हैं। जैसे बॉम्बे में भी देखते हैं, वहां पर भी हम देखते हैं कि नंबर ऑफ केसेस अब स्टेबलाइज हैं या कम होने लगे हैं। हम्म। कई राज्यों में भी ऐसा हो रहा है कि नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं। तो जैसे वो ट्रेंड सेटल होगा या डाउनवर्ड होगा तो उसके हिसाब से हम लगेगा कि अब पीक हो सकता है। जी। पीक में इस बार थोड़ी सी दिक्कत ये भी है कि हमारे नई गाइडलाइन आई हैं, तो उसके कारण कुछ असर जरूर रहेगा। क्योंकि पहले हम कम्युनिटी टेस्टिंग कर रहे थे, अब नई गाइडलाइन के हिसाब से वी आर नॉट सपोज टू डू। और ये बहुत दिनों से हम लोग एज साइंटिस्ट एंड एज माइक्रोबायोलॉजिस्ट हम कहते रहे हैं कि इसकी अब इस वक्त आवश्यकता नहीं है। तो ICMR ने वो अब नई गाइडलाइन इशू करी है और बहुत अप्रोप्रिएट है जी। कि अब कम्युनिटी टेस्टिंग की आवश्यकता नहीं है, केवल एज पर न्यू गाइडलाइन ही टेस्टिंग करनी है। तो जी। उसके कारण नंबर की बजाय अब हम पॉजिटिविटी पे ध्यान देते हैं एक्चुअली। तो हम्म। पॉजिटिविटी भी अब कल जो है देखा जाए 27% पॉजिटिविटी थी, जो कि एक तरह से मैं कहूंगा कि वो स्टेबलाइज है। और 32% की अगर बात थी पहले, तो अब वो 27 पे आएगा धीरे धीरे। उस पर हम नजर रखेंगे। वो अगर कम होता जाएगा तो धीरे धीरे करके मुझे लगता है कि दिल्ली में स्थिति सामान्य हो जाएगी। जी, बिल्कुल।
डॉक्टर शेरवाल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि चूंकि ये जो लड़ाई है कोरोना के खिलाफ, वो एक सामूहिक लड़ाई है। न सिर्फ सरकार, न सिर्फ जो स्वास्थ्य महकमा है, जो आम लोग हैं, जो जनता है, उनकी भी भागीदारी सुनिश्चित होगी, तभी हम इसमें विजयी होंगे। डॉक्टर डीके गुप्ता, जैसा कि डॉक्टर शेरवाल ने कहा कि 32% पॉजिटिविटी की जो बात की गई थी, अब 27 पर अगर वो ट्रेंड आ चुके हैं पॉजिटिविटी के। जिस पीक की हम बात कर रहे थे, हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि प्रोडिक्शन हमेशा सही होगी, जरूरी नहीं है। डॉक्टर डीके गुप्ता, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि ये जो तीसरी लहर का पीक था वो क्या आ चुका है, अब वो धीरे धीरे ढलान की ओर है या अभी आना बाकी है? अमृता, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। मैं फिर बताऊंगा कि पीक जो आती है वो हर जगह अलग अलग आती है। इस समय हम जी। बात करें दिल्ली और मुंबई की, तो दिल्ली और मुंबई में पीक आ चुकी है और हम लोग बीनिंग कर रहे हैं, मतलब केसेस कम होना शुरू हो गए। जो 30-32% पॉजिटिविटी रेट था वो कम होना शुरू हो गया। जी। लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे देश में हिस्से हैं जहाँ पे पीक अभी आएगी, खास करके जो टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज हैं, जो हमारा रूरल एरिया, ग्रामीण इलाका है, उसमें भी पीक आएगी। तो मोस्ट प्रॉब्ली जो हम लोग इससे छुट्टी पाएंगे, जो कोरोना में कंट्रोल की बात करें ओमिक्रॉन से बेसिकली, तो कहीं ना कहीं मिड फेब में जाके चीजें नॉर्मल हो पाएंगी पूरे देश की बात करें तो। अगर हम बात करते हैं ओवरऑल, तो ओवरऑल अभी पॉजिटिविटी रेट लगभग 14 पॉइंट समथिंग है, लगभग 14% है पूरे इंडिया में। अभी भी एक्टिव केसेस 17 लाख से ज्यादा है। 2,36,000 केसेस, 38 लाख कल आए, 2,38,000 केसेस। जी। तो अभी भी एक्टिव केसेस हाईएस्ट है पिछले 230 दिन में। बात करें टोटल जो केसेस है वो 3 करोड़ से ज्यादा हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में भी 310 केस पर डेथ हो चुकी है। ओमिक्रॉन की बात करें खाली, तो ओमिक्रॉन के 8,900 केसेस आ चुके हैं रफली पिछले 24 घंटे जी। में। तो कहीं ना कहीं डाटा बता रहा है कि अभी भी हम पैंडेमिक से गुजर रहे हैं। हाँ, देश के विभिन्न हिस्से कोई कहीं कहीं गुजर चुके हैं, कहीं अभी पीक आनी है। तो अभी भी हम सबको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पे पालन करना चाहिए, वैक्सीनेशन की संख्या बढ़ानी चाहिए। बड़ी अच्छी बात है कि हम लोग 1,58,00,000 वैक्सीन लगा चुके हैं कल तक, जी, और बिल्कुल। लगभग 60% जो पॉपुलेशन है 15 टू 18 ईयर्स की, उनको भी वैक्सीनेट किया जा चुका है। सरकार जल्द ही कुछ फैसला करने वाली है कि जो 12 से 14 साल के बच्चे हैं, उनको भी शायद हम अगले महीने या मार्च में हम वैक्सीनेट शुरू कर देंगे। तो हमें जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं उस पर बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत है। नया जी। वेरिएंट आ सकता है, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकना है, एक्चुअली रूट कॉज पे काम करना है। जब तक चेन ऑफ ट्रांसमिशन को नहीं रोकेंगे, तब तक नए वेरिएंट आने का खतरा बना रहेगा। जी। अब वो खाली भारतवर्ष में नहीं, पूरे ग्लोबली, चाहे वो यूनिसेफ को, डब्ल्यूएचओ को, G20 कंट्रीज, इन सबको मिलके, तो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज है जहाँ पे अभी वैक्सीन पेनिट्रेशन बहुत कम है। कई देश ऐसे हैं जहाँ पे 10% वैक्सीन की फर्स्ट डोज नहीं लगी हुई है। तो जी। उन देशों में वैक्सीनेशन को बढ़ाना चाहिए। हमारे देश में सेकेंड डोज और बूस्टर डोज पे फोकस करना चाहिए। जो बच्चे हैं जिनको अनइम्यूनाइज्ड है, जो हाई रिस्क में वल्नरेबल है, उनको वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेज करनी चाहिए। 5 साल से ऊपर सारे बच्चों को एज अर्ली एज पॉसिबल वैक्सीन लगाना चाहिए। तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली किसी भी पीक का पे फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे ओमिक्रॉन में क्या हुआ, हम लोगों के अंदर हर्ड इम्यूनिटी थी, हम सब लोगों को वैक्सीनेशन लग चुका था, इसलिए ओमिक्रॉन का बहुत ज्यादा लॉस नहीं हुआ। बिल्कुल। ऐसे ही आगे कोई नया स्ट्रेन आए तो प्रॉब्लम ना हो, जान माल का खतरा ना हो, हमारे हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर पे दबाव ना पड़े, तो हम सबको सोशल वैक्सीन, उसमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, मतलब मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, भीड़ से बचना है, अपने नाक मुंह आंख को बार बार नहीं छूना है, हाथ बार बार धोने हैं, हैंड हाइजीन पे ध्यान रखना है, और रेस्पिरेटरी हाइजीन, जो रेस्पिरेटरी एटिकेट्स है, उस पर ध्यान रखना है। तो जी। सोशल वैक्सीन तो मस्ट है जब तक कि कोरोना पेंडेमिक से एंडेमिक ना हो जाए। कि हम सबको बताया, वैक्सीन आपको इन्फेक्शन से नहीं बचाती है, इन्फेक्शन कंट्रोल से नहीं बचाती है। ये बिल्कुल। खाली आपको सीवियरिटी ऑफ डिजीज, गंभीरता से बीमारी की, उसके अलावा जो बीमारी के कॉम्प्लिकेशन होते हैं, जैसे निमोनिया है, एआरडीएस है, मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन है, और मृत्यु से बचाती है। तो कहीं ना कहीं चेन ऑफ ट्रांसमिशन के लिए एक ही वैक्सीन है, वो है सोशल वैक्सीन। जी। दूसरा, हमें अगर मोर्टेलिटी रेट कम करना है, मॉर्बिडिटी रेट कम करना है, मतलब कम लोग बीमार पड़े, कम मृत्यु हो, कम इन्फेक्शन हो, तो मैं वैक्सीन, जो हमारे पास बहुत अच्छी वैक्सीन अवेलेबल है, चाहे कोवैक्सीन है, कोविशील्ड, जो भी अवेलेबल है और जो भी इसके लिए एलिजिबल है, जी। चाहे जिस लोग, अभी कम से कम 10% लोग इंडिया में ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट डोज भी नहीं लगवाई है। हम्म। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सेकेंड डोज नहीं लगवाई है। बूस्टर डोज के लिए बहुत सारे लोग एलिजिबल हैं, उन्होंने बूस्टर डोज नहीं लगवाई है। तो कृपया करके वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि ये हमारे लिए अमृत है और इस समय संजीवनी है जी। किसी भी कोविड स्ट्रेन से बचाने के लिए। बिल्कुल। डॉक्टर डीके गुप्ता, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आपने साझा की और दर्शकों को एक तरह से आगाह किया, चेताया कि भले जो पॉजिटिविटी रेट है वो कम हो रही है, ट्रेंड सब ये इशारा कर रहे हैं कि शायद संक्रमण कुछ जगहों पर कम हो रहा है, लेकिन इन परिस्थितियों में भी सतर्कता जो है बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। और जिस वैक्सीन का नाम इन्होंने जिक्र किया, सोशल वैक्सीन, उसका डिस्टेंसिंग का पालन और तमाम कोविड प्रोटोकॉल बिहेवियर जो आप अब तक अपना रहे थे, उसको जारी रखना बेहद ज़रूरी है। डॉक्टर शेरवाल, आपका रुख मैं करना चाहूँगी
और हम जानते हैं कि 15 से 18 साल की उम्र के बच्चों का टीकाकरण चल रहा है। एक अच्छी खासी तादाद में उनको भी वैक्सीन लगाई जा चुकी है और मार्च में अब जो 12 से 15 साल की जो आयु वर्ग है उनका टीकाकरण होगा। कितना ज़रूरी है जो हमारे बच्चे हैं अब इनको भी वैक्सीनेशन की उसमें लाना, क्योंकि हम देख रहे थे कि कई जगह ये स्टडी आई थी कि जो ओमाइक्रॉन है उसका असर कई केसेस में देखने को मिला कि बच्चों पर बहुत सीवियर हुआ। नहीं, बिल्कुल ठीक है। देखिए, जब भी अगर हम बात करें 2 महीने पहले की, जब हम तैयारी कर रहे थे थर्ड वेव की, तो उस वक्त यही बात कही जा रही थी कि थर्ड वेव बच्चे ज्यादा संक्रमण के शिकार होंगे। उसका कारण यही था कि वो एक लॉट ऐसा था जो वैक्सीनेशन जिनके लिए उपलब्ध नहीं है और इसलिए वैक्सीनेशन उनको नहीं दिया गया था। अब जो है 15 से 17 के बीच की वैक्सीनेशन खुल चुकी है, तो अब ये बहुत अच्छा कदम है भारत सरकार का। बहुत सारे और सरकारें भी जो है, मैं कहूँगा कि 12 से 18 के बीच में ऑलरेडी वैक्सीनेशन दी जा रही है हमारे देश के बाहर। तो हमारे देश में जरूरत के हिसाब से भी डिसाइड किया गया है कि बहुत जल्द, मुझे लगता है हो सकता है कि मार्च में हम लोग ये देखें कि 12 से 15 के बीच में जो बच्चे हैं उनको भी वैक्सीनेशन देना शुरू हो जाएगा। तो उसका कारण यही है कि जितने भी हमारे पहले हमने सीनियर सिटीजन्स को कवर किया, हेल्थ के वर्कर को कवर किया और उसके बाद हमने 18 से जो है हेल्थ के वर्कर समेत सबको हमने इंक्लूड किया। और जैसे जैसे उपलब्धता बढ़ती गई है उसके बाद और जैसे डाटा आया तो सरकार ने इमीडिएटली हमारा 15 से 18 के बीच में बच्चों को वैक्सीनेशन शुरू कर दिया। तो जैसे जैसे हमारा इंडियन कम्युनिटी का जो है हमारा डाटा होगा तो उसके बेस के ऊपर मुझे बहुत कहते हुए अच्छा लगता है कि हमारी सरकारें जो है, चाहे वो स्टेट की हो, सेंटर की हो, पेंडेमिक में बहुत एक्टिव रोल ले रही हैं। और इसीलिए बहुत जल्द जो है ये एक खुशखबरी मुझे लगता है होगी कि हमारे जो 12 से 15 के बीच में बच्चे हैं उनको भी वैक्सीनेशन उपलब्ध होगी। और जैसी उपलब्ध होगी, मेरी यही माताओं को रिक्वेस्ट है, बहनों को, कि जल्दी से जल्दी अपने जो एलिजिबल बच्चे हैं उनको वैक्सीनेशन दिलाएं। जैसे डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि ये इस वक्त संजीवनी बूटी है। बिल्कुल जो है, मैं कहूंगा कि वैक्सीनेशन अगर नहीं थी तो हमारे पास लड़ने के जो हथियार थे उसी को हम मानते थे, लेकिन अब हमारे पास इन एडिशन टू वट एवर वी हैव सोशल डिस्टेंसिंग और मास्किंग एंड हैंड वॉशिंग, उसके साथ साथ जो है हमारे पास एक तरह से जो वैक्सीनेशन के रूम में हमारे पास एक संजीवनी बूटी के नाम से कहिए एक मेडिसिन है, तो वो जिस भी लोगों को उपलब्ध हो सकती है वो लगानी चाहिए। और उसके लिए एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज जो है सभी लोगों को देना चाहिए कि वैक्सीनेशन अपने समय पर सभी लोगों ने फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज लगवा लें और जो एलिजिबल हैं थर्ड डोज के लिए यानी प्रिकॉशन डोज के लिए उनको भी तुरंत अपनी वैक्सीन लगवानी चाहिए, क्योंकि यही एक तरीका है जो गंभीर फॉर्म है हमारे जो पेंडेमिक में कोविड के उससे बचने के लिए। और अभी भी ओमिक्रॉन में भी देखा गया है कि बहुत नॉर्मल हम बात करते हैं कि ये सिंपल जुकाम नजला की तरह होता है, लेकिन कुछ लोग गंभीर रूप से भी प्रभावित हो रहे हैं। और वो हम अननेसेसरली वो लोग खास तौर पर जो कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं, जैसे कैंसर के पेशेंट्स हैं, हार्ट पेशेंट हैं या स्वेयर डायबिटिक पेशेंट्स हैं, उनको जरूर अपनी वैक्सीनेशन पूरी करनी चाहिए। और जो बच्चे एलिजिबल हैं वैक्सीन के लिए, हर पेरेंट्स को मैं कहूंगा कि बच्चों को वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी बिल्कुल। तो कोरोना के खिलाफ ये जो लड़ाई है उसमें वैक्सीन जो है एक बड़ा हथियार है और हर नागरिक की ये जिम्मेदारी है कि वो अपनी डोज जो है समय पे ज़रूर ले। और अब मार्च में 12 से 15 साल के उम्र के बच्चों के लिए भी वैक्सीनेशन की जो प्रक्रिया है वो शुरू होने वाली है और इसके लिए ज़रूरी है कि उन्हें उत्साहित किया जाए, क्योंकि बहुत से ऐसे इलाके अभी भी हैं खासकर ग्रामीण अंचल में जहाँ पे लोग वैक्सीनेशन से कतरा रहे हैं। डॉक्टर डी के गुप्ता, आप ही के प्रश्न से जो जिसका उत्तर दिया था मेरा एक प्रश्न है, आपने कहा था कि चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही थी। WHO की भी एक स्टडी आई है, मैं पढ़ रही थी अखबार में, उसमें ये कहा WHO ने कि पेंडेमिक से एंडेमिक की ओर जाने के लिए ज़रूरी है कि पूरा विश्व यानी कि पूरा वर्ल्ड की सारी कंट्री जहाँ जहाँ पे कोरोना का प्रसार हुआ है, एक एक नागरिक का वैक्सीनेशन होना बहुत ज़रूरी है। कितनी बड़ी ये चुनौती है, WHO इसे लेकर बहुत संजीदा है, लेकिन जो गरीब देश हैं वहाँ पर भी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाए, कितनी बड़ी ये चुनौती है वर्ल्ड बैंक के सामने भी और भारत जैसे देश के सामने भी।
तमाम विश्व समुदाय के सामने, क्योंकि ये चेन ऑफ ट्रांसमिशन पूरे वर्ल्ड में तोड़ना जरूरी है। देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि पूरे विश्व में लगभग 200 से ज्यादा देश हैं और हर देश की अलग इकोनॉमी है। वहां पे वैक्सीन प्रोडक्शन की क्षमता नहीं है, बहुत सारे लोगों का रिसर्च एंड डेवलपमेंट की सुविधा नहीं है, बहुत सारे लोग तो वायरस को आइसोलेट भी नहीं कर पा रहे। तो कहीं ना कहीं जितने भी बड़े देश हैं, G20 देश है खास करके, जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूएस है, या हमारा कुछ डेवलप्ड कंट्रीज हैं, इसके अलावा कुछ डेवलपिंग कंट्रीज भी हैं, जैसे यूएस, भारत है, चाइना है, इन सबको कहीं ना कहीं मिलके एक फोरम बना हुआ ऑलरेडी, बट फोरम बहुत इफेक्टिव नहीं है। उसमें WHO और यूनिसेफ का बहुत बड़ा रोल होना चाहिए, और जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं खास करके उनका दिल बड़ा होना चाहिए, उनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे एक्सेसिव वैक्सीन रखा हुआ है, जहाँ पे स्टोरेज वैक्सीन का है, उनके पास लगाने के लिए लोग नहीं है, बट वो लोग गरीबों को नहीं दे रहे, गरीब देशों को वैक्सीन नहीं दे रहे। तो कायदे में फिक्स कर देना, गाइडलाइंस, सेंट्रल गाइडलाइंस आनी चाहिए पूरे ग्लोब के लिए कि कितनी प्राइमरी डोज होंगी, कितनी बूस्टर डोज होंगी, किसको लगनी है, और कौन कौन से देशों को सिस्टम और प्रोसेस से कैसे कैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्योंकि हमें पता है, ये सब लोग को समझना चाहिए, भ्रांति है कि आपके देश में वायरस नहीं आएगा। आप लोकल बैरियर से एयरपोर्ट बंद करके, पोर्ट बंद करके वायरस को नहीं रोक सकते हैं। अगर कहीं नया स्ट्रेन आता, चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे वेस्ट अफ्रीका हो, या कोई भी देश हो, अगर कोई नया स्ट्रेन आएगा वो कहीं भी ट्रेवल कर सकता है, बस थोड़ा बहुत समय का अंतर होगा, इंक्यूबेशन पीरियड का अंतर होगा, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं होगा। तो जब तक हम पूरे विश्व में हर देश में कम से कम 60 से लेके 80% वैक्सीनेशन कवरेज नहीं करेंगे, एटलीस्ट प्राइमरी 2 डोजेस का, तब तक कोरोना को पेंडेमिक से एंडेमिक करना बहुत मुश्किल होगा। आप खाली एक देश में या एक राज्य में कंट्रोल नहीं कर सकते। भारत ही एक देश, इतना बड़ा देश है, विश्व की तरह है। आप देख रहे हैं दिल्ली में पीक आ चुका है, बॉम्बे में पीक आ चुका है, बहुत सारे प्रदेशों में भी आना बाकी है। तो कहीं ना कहीं कोरोना ट्रेवल करता है हर देश के, हर विश्व के हर देश में। उसको रोकने का तरीका यही है कि हम वैक्सीनेशन कवरेज को बढ़ाएं, चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकें, म्यूटेशन को रोकें, और नए वेरिएंट्स बनने से रोकें, तभी जाके हम इसको पेंडेमिक से एंडेमिक कर पाएंगे। और उसके बाद इसका लोकल एलिमिनेशन होगा, फिर एरेडिकेशन होगा, जड़ से उखाड़ना होगा, जैसे हमने स्मॉल पॉक्स को किया है या पोलियो किया। बस उसमें 10 साल लगेंगे, 20 साल। अभी जो फोकस होना चाहिए, हमें ग्लोबली कंट्रोल करने पे बात करनी चाहिए। और दूसरी बात जो आपने पूछी थी, मैं उसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा। जो 10 साल से ऊपर के बच्चे होते हैं, उनमें सीवियरिटी ऑफ डिजीज, कॉम्प्लिकेशन और डेथ के चांसेस ज्यादा होते हैं किसी भी कोविड वेरिएंट से। छोटे बच्चों में फिर भी कम चांसेस होते हैं। और एक चीज हमने और देखी थी डेल्टा में, एक मिथ था हम सबके दिमाग में कि बच्चे इन्फेक्ट कम होते हैं, बच्चों के अंदर सीरियस कॉम्प्लिकेशन कम हो रहे हैं, डेथ कम हो रही। बट एक और चीज देखी थी डेल्टा में, वो ये थी कि बहुत सारे बच्चे जो कोविड से रिकवर कर गए थे, उनको 6 से 8 हफ्ते बाद, 6 से 8 हफ्ते के बाद उनके अंदर मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम डेवलप हुआ। एक सीरियस बीमारी थी, उसकी वजह से बच्चों को आईसीयू में भर्ती करना पड़ा, वेंटिलेटर पर रखना पड़ा, बहुत सारे बच्चों की मृत्यु भी हुई। और खाली हमारे देश में, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में। तो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे भी इस कोविड से अछूते नहीं है। अभी हमें ये नहीं पता कि पोस्ट कोविड, चाहे ओमिक्रॉन हो या डेल्टा हो, उससे होने के बाद क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, बच्चे में भी, बड़े में भी। तो इसलिए बच्चों को भी वैक्सीनेट करना उतना ही जरूरी है जितना हमारे एडल्ट पॉपुलेशन को। और दूसरी बात, अगर हम वैक्सीनेट नहीं करेंगे तो बच्चे उस वैक्सीन इन्फेक्शन का वाहक हो सकते हैं, कैरियर हो सकते हैं, और वो अपने से वैक्सीन इन्फेक्शन को लेके दूसरे घर में जो बुजुर्ग हैं उनको भी दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इस बात पे भी ध्यान देना चाहिए। और खास करके जो ऐसे बच्चे जो मोटापे के शिकार हैं, जो डायलिसिस पे हैं, जो जुवेनाइल डायबिटीज मेलिटस के हैं, जो ब्रोंकाइटिस के हैं, अस्थमा के हैं, जिनके हार्ट में छेद है, जो HIV पेशेंट है, थैलीसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, ब्लड कैंसर है, दूसरे अन्य कैंसर है, स्टेरॉइड थेरेपी में, ये सारे बच्चे हाई रिस्क हैं, कोमॉर्बिड बच्चे हैं, इनको तो प्रायोरिटी पे वैक्सीन जरूर लगनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया है डॉक्टर DK गुप्ता आपने। डॉक्टर शेरवाल, इसी से जुड़ा हुआ मेरा प्रश्न है, हालांकि 2 प्रश्न है। एक तो ये जो बच्चों में सीवियरिटी को लेकर कि कोविड से संक्रमण मुक्त होने के बाद भी हम देख रहे हैं कि कुछ हफ्तों या दिनों बाद कुछ ऐसे सीरियस केसेस देखने को मिल रहे हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन वैक्सीनेशन को लेकर ऑस्ट्रेलिया में भी वहाँ के वैज्ञानिकों ने एक स्टडी की है कि दोनों डोज के बाद जो बूस्टर डोज दी जा रही है वो बेहद ज़रूरी है। लेकिन जिस तरीके से वायरस म्यूटेट हो रहा है, अपना रूप स्वरूप और अपनी प्रकृति बदल रहा है, वैज्ञानिकों ने ये चिंता जताई है कि हमें वैक्सीन को अपडेट करने की भी ज़रूरत पड़ सकती है और शायद करना भी होगा। कितना महत्वपूर्ण है ये? देखिए, ये हमेशा जो है ये जो है एक लड़ाई है, फिटनेस टू सर्वाइव होता है। इट इज वेरी वेरी सिंपल। जैसे जैसे हम लोग वायरस के अगेंस्ट करेंगे,
तो वायरस उसको कोशिश करेगी इवेड करने की। जी। तो ये बड़ी सिंपल सी बात है, और इसीलिए हम जो उनके अगेंस्ट हमारे जो वैक्सीन कैंडिडेट थे वो शुरुआत में जो डेवलप किए गए थे, नेचुरली अब जैसे जैसे हमारे आगे ये नए वेरिएंट आएंगे तो हम वैक्सीन भी अपग्रेड होंगी, और वैक्सीन कैंडिडेट उसी हिसाब से हम लोग उसमें चेंजेस ला सकते हैं। तो ये लेकिन जब तक अवेलेबिलिटी हमारी वैक्सीन की नए कैंडिडेट की ट्रायल होती है, तब तक जो अवेलेबल है वो ही वैक्सीन काफी कारगर रहती है, जी। और वो वैक्सीन काफी सक्षम रहती है। उसके बाद जब जैसे ही स्टडी किया जाएगा कि वो जो नए वेरिएंट पे कितना इफेक्टिव है ये वैक्सीन, तो नेचुरली जैसे जैसे डिमांड या जरूरत होगी तो वो साइंटिस्ट उस पर काम कर रहे होंगे ऑलरेडी, और कुछ दिन में आप देखेंगे कि वो ऑलरेडी नई वैक्सीन या जो एग्जिस्टिंग वैक्सीन है उसमें चेंजेस करके वो वैक्सीन जरूर मार्केट में अवेलेबल होंगी। तो उसके लिए हमारे को डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारे साइंटिस्ट और मैं कहूँगा दूसरे देशों में भी साइंटिस्ट इस पे काम कर रहे हैं, और जो वैक्सीन अवेलेबल होगी वो हम वैक्सीन ले सकते हैं, उसमें कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। आज की डेट में जो वैक्सीन अवेलेबल है वो प्लीज सभी लोगों को रिक्वेस्ट है कि वैक्सीन कराएं। एक आमतौर पर ये धारणा है इस वाले वेरिएंट पे कि ये तो बड़ा नॉर्मल है, हो जाए तो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि ऐसा मत सोचें। हर आदमी को इस किसी भी नॉर्मल इलनेस से बचना चाहिए, चाहे वो किसी तरह की हो। और ये नॉर्मल ओमिक्रॉन की बात करें अगर हम, क्योंकि ये हमें पता है कि माइल्ड है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, लेकिन ये नहीं पता कि इंडिविजुअली आपको कैसे असर करेगा, आप में क्या सिम्टम होंगे और आप में क्या कॉम्प्लिकेशन होंगी, और उससे बड़ी बात इसकी इम्यूनिटी में उसके बाद जो पोस्ट कोविड में क्या सिम्टम आते हैं या क्या लॉन्ग कोविड के सिम्टम आते हैं वो कुछ नहीं पता हुई। तो इसलिए बिना मतलब के अपने आप को एक्सपोज ना करें ये सोच के कि ये एक माइल्ड डिजीज है और अगर हो भी गया तो कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं हो सकता। हमको बिल्कुल चाहे वो कितना ही माइल्ड इन्फेक्शन हो, हर इन्फेक्शन को अगर हम बच सकते हैं, बचाव के तरीके अवेलेबल हैं, तो वो हमें अपनाने चाहिए। बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने की है कि जिस तरीके से लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट भी कोविड का देखा जा रहा है, देखा गया पिछले लहर के बाद कि पोस्ट कोविड सिंड्रोम जो है वो कई लोगों में देखने को आए। डॉक्टर डी के गुप्ता, एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कंसर्न है लोगों का कि जिस तरीके से वायरस अपनी प्रकृति बदल रहा है, म्यूटेट हो रहा है, अलग अलग वेरिएंट आए दिन आ रहे हैं, जितनी भी टेस्ट हो रहे हैं हर किसी की जीनोम सीक्वेंसिंग करना भी संभव नहीं है और हो भी नहीं रही है। ऐसे में लोगों का कंसर्न ये भी है कि जो वैक्सीन हम ले रहे हैं या बूस्टर डोज जो हम ले रहे हैं वो हम किस वायरस के किस वेरिएंट से संक्रमित हुए हैं, क्या ये उस पर उतनी कारगर होगी या नहीं होगी, इसे लेकर भी लोगों में थोड़ी चिंता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अमृता जी आप। जो वैक्सीन बनती है किसी स्ट्रेन के स्पेसिफिक बनती है, जैसे हमारे पास डेल्टा के अगेंस्ट बनी थी या अल्फा बीटा के अगेंस्ट बनती है, स्पेसिफिक बनती है। बट हर वैक्सीन के अंदर कुछ ना कुछ इम्यूनिटी होती है दूसरे स्ट्रेन से भी, जो सिमिलर स्ट्रेन है। जैसे हम बात करें कि जैसे स्वाइन फ्लू का वैक्सीन आता है तो हर साल हम वैक्सीन चेंज करते हैं, जो भी नया स्ट्रेन होता है उसके अगेंस्ट हम बनाते हैं। जनवरी से लेकर मार्च तक डाटा कलेक्ट करते हैं और जून में नई वैक्सीन आ जाती है। तो ऐसे ही कोविड में भी आगे से ऐसा ही हुआ करेगा कि जब भी कोई नया स्ट्रेन आएगा हमारे पास सिस्टम और प्रोसेस तैयार है। वायरस को आइसोलेट करने में बहुत मुश्किल नहीं होती है, वायरस को ग्रो करना और वैक्सीन डेवलप करना उसकी बिल्कुल प्रोसेस सिंप्लीफाई हो चुकी है सारे देशों में। तो वैक्सीन बनाना नई स्ट्रेन के खिलाफ बहुत बड़ी चीज नहीं होगी। लेकिन अभी तक जितनी स्टडी हुई है, खास करके जो हमारे देश की बात करें कोविशील्ड और कोवैक्सीन की, ये अभी भी डेल्टा के अगेंस्ट इफेक्टिव है, पार्शियली इफेक्टिव है, लेकिन अभी तक भी बूस्टर रिस्पांस का बहुत अच्छा है। इवन कई सारी स्टडी में देखा गया कि एंटीबॉडी रिस्पांस बढ़ रहा है, इवन 60% के आसपास एफिकेसी है बूस्टर डोज के बाद। तो अभी जो वैक्सीन है वो एफिकेसियस है। और जब एफिकेसी कब खत्म होती है, जब कोई बड़ा जीनोम में चेंज होता है, जैसे हम उसको बोलते हैं जेनेटिक शिफ्ट। अगर किसी वायरस के जीनोम में बहुत बड़ा पार्ट डीएनए या आरएनए का चेंज हो गया है और उसके बाद वो नया कोई जीनोम बन गया, तब वो वैक्सीन इनइफेक्टिव हो जाएगी। एक होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट, मतलब छोटा सा चेंज हुआ है बट वैक्सीन और ट्रीटमेंट चेंज नहीं होंगे। तो वैक्सीन अभी इसमें चेंज नहीं होगी इस सिस्टम के खिलाफ, बिकॉज छोटा म्यूटेशन है, 30 म्यूटेशन थी, स्पाइक प्रोटीन है, बट स्टिल वैक्सीन एफिकेशियस है। आगे की बात करें कि अगर हमें वैक्सीन चेंज करनी है तो चेंज करना के लिए बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं। मैंने कहा कोई भी नया स्ट्रेन आएगा तो नया डेवलप करके हम नई वैक्सीन
बना सकते हैं। जी। इसलिए मैं सब लोगों से यही आपके थ्रू माध्यम से अपील करूंगा कि जो भी हमारी वैक्सीन अवेलेबल है, चाहे स्पुतनिक है, चाहे कोविशील्ड है, चाहे कोवैक्सीन है, सारी वैक्सीन अभी भी डेल्टा, ओमिक्रॉन सबके खिलाफ इफेक्टिव है, जी, बिल्कुल। एफिशिएंट है और सेफ है। तो इन वैक्सीन को जरूर लगाया जाए। बिल्कुल, तो वैक्सीन जो है सबसे महत्वपूर्ण, सबसे भरोसेमंद और सबसे बड़ा हथियार है और इसका उपयोग आप ज़रूर करें कोरोना के खिलाफ लड़ाई में। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया कोरोना अपडेट में हमारे साथ जुड़ने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो हर रोज़ कोविड-19 से जुड़ा हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप रहें सतर्क और कोरोना के खिलाफ ये जो लड़ाई है उसमें बने भागीदार। इसी के साथ दीजिए इजाज़त, नमस्कार।